राजलक्ष्मी शराफ गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वाउचेरिया का टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम इसमें एल्गी का मेंबर वाउचेरिया का अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया जो होता है ये येलो ग्रीन कलर का एल्गी होता है। इसको सर्वप्रथम वाउचर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसका नाम वाउचेरिया पड़ा। वाउचेरिया को पहले क्लोरोफाइसी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में इसको जैंथोफिसी के अंतर्गत रख दिया गया। इसका हम सिस्टमैटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन को देखें तो पहले इसका जो ग्रुप है वो एल्गी है, इसका डिवीजन जैंथोफाइटा है, इसकी क्लास जैंथोफाइसी है, इसका ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स, फैमिली है वाउचेरिएसी और जीनस है वाउचेरिया। इसमें येलो और ग्रीन कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसको जैंथोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। इसमें हेट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो इसका थैलस होता है वो साइफन के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसका उत्पत्ति या आकरंस देखें तो इसमें ये अधिकतर इसमें टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये टेरेस्ट्रियल अर्थात स्थली और एक्वेटिक अर्थात जली दोनों प्रकार की ये एल्गी होती है। अनेक प्रकार की इसकी स्पीसीज जो है स्थली होती है और अनेक स्पीसीज इसकी जली पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति के पश्चात हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। जो थैलस की संरचना किस प्रकार से होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देखें तो वाउचेरिया का जो थैलस होता है पहले हमने बताया कि सिनोसिटिक प्रकार की होती है। इसका जो थैलस होता है वो येलोइश ग्रीन कलर की हमको दिखाई पड़ती है, अर्थात इसका जो थैलस होता है हमको हरा और पीला कलर का दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ ये फिलामेंटस या बेलनाकार रूप में हमको दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ देखिए हम तो इसमें अनेक प्रकार की हमको अनेक ब्रांचिंग या ब्रांच या शाखा हमको दिखाई पड़ रही है। इसमें किसी प्रकार से कोई खंड या सेप्टा का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको हम सिनोसिटिक संरचना के नाम से जानते हैं, अर्थात वाउचेरिया को जो फिलामेंट होता है वो सिनोसिटिक होती है। अब देखिए हम वाउचेरिया का जो थैलस होता है वो हमको यूनिसेलुलर दिखाई पड़ती है, अर्थात कोई सेप्टा का निर्माण नहीं होता, इसलिए हमको ये यूनिसेलुलर दिखाई पड़ती है। अब इसमें ये यूनिसेलुलर होने के कारण इसमें बहुत सारे हमको ये न्यूक्लियाई दिखाई पड़ रहे हैं। ये न्यूक्लियाई हमको ऐसे बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ये अर्थात ये यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लियर संरचना के रूप में हमको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ये दो वॉल से घिरी होती है। बाहरी वॉल जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है और यहाँ पर जो अंदर की वॉल होती है, बाहर की जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और अंदर की जो वॉल होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। इसमें क्रोमैटोफोर्स पाई जाती है और बहुत सारे ये न्यूक्लियाई हमको बिखरे हुए दिखाई पड़ती हैं। इसमें जो फूड मटेरियल्स होती हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट पाई जाती है और इसमें फूड मटेरियल्स जो होती है वो स्टार्च के स्थान पर ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। इसके थैलस को हम देखें नीचे की ओर हमको इस प्रकार से इसके राइजोइड्स या हैप्टेरॉन कहते हैं, इस प्रकार की संरचना हमको दिखाई पड़ती है जो किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाती हैं। इस प्रकार की संरचना राइजोइड्स या ये हैप्टेरॉन कहलाती है। अब हम इसका टीएस देखें थैलस का तो हमको ये बीच में सेंट्रल वैक्यूल दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ हम बाहर की ओर देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई पड़ रहे हैं, क्रोमैटोफोर्स दिखाई पड़ती है, साइटोप्लाज्म होती है और इसमें बीच बीच में ऑयल ड्रॉपलेट जो होती है इसके भोज्य पदार्थ इस रूप में संग्रहित होती हैं, वो हमको थैलस में दिखाई पड़ती है। वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव प्रकार की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात वर्धित प्रजनन, एसेक्सुअल
अर्थात अलैंगिक प्रजनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक प्रजनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन अर्थात विखंडन। वाउचेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, अर्थात इसमें इसके जो फिलामेंट होते हैं किसी भी कारणवश टूट जाती है, अर्थात ये दुर्घटनावश एक से दो भाग या अनेक भागों में टूट जाती है। प्रत्येक भाग में न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो आगे जर्मिनेट होकर फिर से नए फिलामेंट को जन्म दे सकते हैं। अगला है इसमें अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, जूस्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और एकाइनेट के द्वारा। इसमें तीसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है, अर्थात इसमें नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग पाई जाती है। इन सब का हम बारी बारी से अलग अलग अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया में अलैंगिक प्रजनन 3 प्रकार से होता है, तो हम पहले भी देख चुके हैं, जूस्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और एकाइनेट के द्वारा। हम पहले देखते हैं कि वाउचेरिया में जूस्पोर के द्वारा किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है। इसमें हम देखें तो इसमें जो वाउचेरिया का थैलस होता है उसकी कोई भी फिलामेंट या इरेक्ट फिलामेंट आकार में बढ़ जाती है और मुग्धाकार या क्लब शेप्ड संरचना बनाती है। कुछ समय के पश्चात ये जो संरचना बनती है उसमें एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है और ऊपरी जो जितने कंटेंट होते हैं अर्थात इसके साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, सब ऊपर में और नीचे में 2 भाग में बढ़ जाता है। ऊपर वाला भाग जो क्लब शेप्ड बनता है वो जूस्पोरेंजियम कहलाता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमेटोफोर और वैक्यूल पाया जाता है। अब इसमें जो संरचना बनती है इसमें जो न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होती है वो इन्वर्स या प्रतिलोमित हो जाती है, अर्थात इसमें न्यूक्लियस बाहर की ओर, क्लोरोप्लास्ट जो रहती है वो अंदर की ओर आ जाती है। धीरे धीरे इसमें संरचना का विकास होता है जिसके कारण इसकी जो न्यूक्लियस होती हैं अनेक भाग पर डिवीजन होता है इसमें, और साइटोप्लाज्म भी बढ़ते जाती है और अन्य भी जो सामग्री होती है वो बढ़ते जाती है, जिससे इस संरचना में दबाव पड़ता है और एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर जो स्पोरेंजियम के अंदर एक संरचना बनती है वो सिनजियोस्पोर कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो संरचना बनी है वो मल्टी फ्लैजिलेट और बहुत सारे न्यूक्लियस वाली होती है। कुछ समय के पश्चात जो छिद्र बनती है, पोर बनती है, उससे ये संरचना जो सिनजियोस्पोर कहलाती है वो बाहर आ जाती है। ये जो सिनजियोस्पोर है वो मल्टी फ्लैजिलेट और मल्टी न्यूक्लियर संरचना के रूप में रहती है। कुछ समय के पश्चात इसमें जो न्यूक्लियस वाली संरचना बनी है इसमें ये खत्म होने लगती है, अर्थात जो फ्लैजिला रहती है वो समाप्त होने लगती है और अंदर की ओर सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण होता है। ये सिनजियोस्पोर आगे और भी विकास करती है और धीरे धीरे ये जर्मिनेट होकर जूस्पोर का निर्माण करती है। ये जूस्पोर आगे जर्मिनेशन करती है और वाउचेरिया के नए थैलस को जन्म देती है। धीरे धीरे ये यंग फिलामेंट जो बनी है वो पूर्ण रूप से एक थैलस का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से जूस्पोर के द्वारा एक नए थैलस का निर्माण हो सकता है। वाउचेरिया में अलैंगिक रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा, इसमें दूसरा है एप्लेनोस्पोर के द्वारा। ये जो जूस्पोर के द्वारा इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है वो वाउचेरिया के जलीय स्पीशीज में अनुकूल परिस्थिति अर्थात फेवरेबल कंडीशन में होती है, जबकि एप्लेनोस्पोर्स में प्रतिकूल परिस्थिति में इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें इसकी भी कोई भी कोशिका आकार में इरेक्ट जो रहती है वो आकार में बढ़ी जाती है और फूल जाती है, ये एप्लेनोस्पोरेंजियम कहलाती है। इसमें भी अंदर में एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है जिससे ये जो शाखा होती है वो 2 भाग में बढ़ जाती है। ऊपरी जो शाखा में इसके जो कंटेंट्स हैं वो आपस में सब संग्रहित होकर एक संरचना बनाती है जो एप्लेनोस्पोर कहलाती है। कुछ समय के पश्चात एप्लेनोस्पोरेंजियम से एक छिद्र का निर्माण होता है, उससे एप्लेनोस्पोर निकल जाती है। ये इसी प्रकार से पड़ा रहता है जब तक प्रतिकूल परिस्थिति होती है। जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब ये फिर से जर्मिनेशन प्रारंभ कर देती है और जर्मिनेट होकर फिर नए फिलामेंट को जन्म दे सकती है। तो
इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन एक्टिनोस्पोर्स के द्वारा होती है। इसका तीसरा प्रकार है एकाइनिड्स या हिप्नोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन। एकाइनिड के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होती है, इसमें थैलस में जब ये प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जिसके थैलस के जो साइटोप्लाज्म में अन्य कंटेंट होती हैं वो सिकुड़ कर एक विशेष प्रकार की संरचना बनाती है, अर्थात इसमें अनेक सेप्टा का निर्माण हो जाता है और इसका जो अंदर की संरचना होती है वो म्यूसिलिनस सेप्टा से बढ़ जाती है और इसमें अनेक प्रकार से इस प्रकार से खंडित संरचना हमको दिखाई पड़ती है। इसको हम हिप्नोस्पोर या एकाइनिड के नाम से जानते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये जर्मिनेट होती है, अर्थात इसमें ये जो एकाइनिड या हिप्नोस्पोर नामक संरचना बनी है वो वॉल के टूटने से इस प्रकार से पूरी ढकी हुई संरचना बनाती है। धीरे धीरे ये जर्मिनेट होकर अमीबाइड संरचना वाली एक विशेष संरचना बनाती है। ये आगे जाकर सिस्ट का निर्माण करती है। ये सिस्ट ही आगे जाकर जर्मिनेट होती है और नए थैलस को जन्म देती है। इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन तीनों विधियों से संपन्न होती है। वॉल्टेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ओगेमस प्रकार का होता है। ओगेमस अर्थात इसमें एंथ्रेडियम और ओगोनियम, अर्थात एंथ्रेडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ओगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन ओगेमस प्रकार की कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 4 भाग में बांट कर देख सकते हैं। इसमें पहले देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। इन सब को हम चित्रों के माध्यम से देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो वाउचेरिया का थैलस होता है वो होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक अर्थात मोनोसियस या डायोसियस दोनों प्रकार की हो सकती है, अर्थात इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक ही थैलस में लग सकता है या अलग अलग थैलस में भी लगता है। इस प्रकार से मोनोसियस और डायोसियस दोनों प्रकार की इसमें सेक्स ऑर्गन पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कि वाउचेरिया का जो थैलस होता है उसमें एंथ्रेडियम और ओगोनियम का जो विकास होता है एक आउटपुट संरचना के रूप में प्रारंभ होती है। अगर हम पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम, इसका जो विकास होता है थैलस में एक आउटपुट संरचना के रूप में निकलती है जो आगे जाके हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाते जाती है। धीरे धीरे ये आगे और भी विकास करती है और कॉइल हो जाती है, अर्थात पूर्ण रूप से मुड़ जाती है। उसके पश्चात और भी विकास करता है, उसमें से एक सेप्टा का निर्माण होता है जिसमें इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कुछ मात्रा में ऊपर की ओर आ जाती है और बाकी पार्ट नीचे रह जाता है। ये सेप्टा के द्वारा अलग अलग हो जाता है। इसी संरचना को हम एंथ्रेडियम के नाम से जानते हैं। ये आगे इसमें जो न्यूक्लियाई रहती हैं वो डेवलप करके प्रत्येक न्यूक्लियस से एंथ्रेजॉइड्स का निर्माण होता है। जब इसका विकास पूर्ण हो जाता है तब इसका जो एंथ्रेडियम रहता है उसकी अग्रभाग छिद्र के द्वारा फट जाती है और एंथ्रेजॉइड्स स्वतंत्र हो जाती है। इस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम होता है। आगे हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया। अब इसमें वाउचेरिया के थैलस में ही आउटपुट संरचना के रूप में ये प्रारंभ होती है। ये धीरे धीरे विकास करती है और इसको बोलते हैं ओगोनियल इनिशियल। आगे ये विकास करता है और ये ओगोनियम की समान संरचना बनाती है और ऊपर में एक बीक लाइक संरचना बनती है। इसके पश्चात ये एक या अंडा का निर्माण करती है। ऊपर में संरचना बीक लाइक स्ट्रक्चर का जब एंथ्रेजॉइड्स बन जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओवम या एग कहलाता है इनका विकास पूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय इसमें ये जो एंथ्रेजॉइड जो स्वतंत्र हुए थे वो ओवम या एग को जाकर फर्टिलाइज कर देती है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप इसमें जाइगोट या oospore का निर्माण होता है। ये oospore या जाइगोट ऐसे ही रेस्टिंग स्टेज में पड़ा रहता है। जाइगोट में 2 वॉल होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर।
इसमें 2 संरचना वाला न्यूक्लियस पाया जाता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब ये जर्मिनेट होता है। उसके पश्चात ये यंग थैलस का निर्माण करता है। उसके पश्चात पूर्ण रूप से ये थैलस बना लेता है। इस प्रकार से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के पश्चात इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसमें बॉक्टीरिया को हम विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से ही इसका नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें वशिष्ठ की बुक है, यूनिफाइड बोध अग्रवाल की बुक का अध्ययन किए हैं और नेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स का भी अध्ययन किया गया है।